Hello students, I am Sudhanshu and welcome back to your own channel Ashish Tiwari video. दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट की है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव वे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप चाहते हो इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के ऑल सेमेस्टर के दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक, दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हमारा जेनरिक इलेक्टिव यानी कि हमारा जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट रेडी, लेट्स बिगिन। चलिए इस सब्जेक्ट को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को लेकर। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे कि हमारा ये पीडीएफ है तो इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है उस एक क्वेश्चन को ही हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिमांड क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है व्हाट आर द लिटरेरी एंड आर्चिकोलॉजिकल सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंद्रप्रस्थ। यानी कि इंद्रप्रस्थ के इतिहास को समझने के लिए जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है वे कौन कौन से हमें बताने हैं। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है स्टूडेंट, क्राइटिकली एवेल्यूट द लिटरेसी एंड आर्चियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इंद्रप्रस्थ। यानी कि जो इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण है उनका हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इंद्रप्रस्थ इज ए कॉन्सिडर्ड ए फेरियस सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा इंद्रप्रस्थ है
वो हमारे प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध नगर माना जाता है और जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में महाभारत और पांडव, युधिष्ठिर, मैसभा इन सभी की जो तस्वीर है वो उभर आ जाती है। तो स्टूडेंट, महाभारत के अनुसार अनुसार जो इंद्रप्रस्थ है वो पांडवों की राजधानी थी और आज का जो दिल्ली क्षेत्र है वो इसी इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देखा गया है। तो स्टूडेंट, सवाल यही आता है कि जो इंद्रप्रस्थ है क्या वो सिर्फ एक महाकाव्य की कल्पना है या उसके पीछे कई ऐतिहासिक सच्चाई भी है। तो इसका जो जवाब है वो हमें मिलता है हमारे जो साहित्यिक और हमारे पुरातात्विक प्रमाण है उनके अध्ययन से हमें इसका जवाब मिलता है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं किताबों और ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ की क्या कहानी है। तो स्टूडेंट, जो हमारे साहित्यिक स्रोत है तो वहां पर हमें भारतीय साहित्य जो है वहां पर इंद्रप्रस्थ के बारे में व्यापक रूप से हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है महाभारत। तो स्टूडेंट, महाभारत में हम देखेंगे इन द महाभारत इंद्रप्रस्थ इज डिस्क्राइब्ड एज द कैपिटल ऑफ द पांडव्स। इट मेंशन्स इवेंट्स सच एज युधिष्ठिर राजस योजना। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारा महाभारत है वो उसमें इंद्रप्रस्थ जो था वहां पर हमें इंद्रप्रस्थ का एक भव्य निर्माण मिलता है और यहाँ पर इसकी विशेषता ये थी कि इसको पांडवों की राजधानी बताया गया था और युधिष्ठिर ने यही राजसू यहीं पर जो राजसूय यज्ञ था वो भी युधिष्ठिर ने यहीं पर किया था। तो स्टूडेंट, मैं दानव ने भी यहीं पर माया सभा बनाई थी और नगर की समृद्धि का वर्णन भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है। तो जिस तरह आज कोई राजधानी राजनीति, संस्कृति और सत्ता का केंद्र होती है, वैसे ही महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ थी वो एक समृद्ध नगर बताया गया है। तो स्टूडेंट, यही था महाभारत। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा पुराण सा आता है, यानी कि पुराण आता है। तो स्टूडेंट, वेरियस पुराण डिस्क्राइब इंद्रप्रस्थ एज एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द कुरु किंगडम विच इंडिकेट्स इट्स एंटिक्विटी। यानी कि स्टूडेंट, जब हम विभिन्न पुराण देखते हैं तो उनमें जो इंद्रप्रस्थ है उसको कुरु राज्य का प्रमुख नगर बताया गया है। तो इससे हमें ये संकेत मिलता है कि जो इंद्रप्रस्थ है स्टूडेंट, उसको प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी माना जाता था और इसकी जो प्राचीनता है वो बहुत ही पुरानी है। तो पुराण से हमें यह पता चलता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि बौद्ध साहित्य है। तो सम बुद्धिस्ट टेक्स्ट आल्सो मेंशन इंद्रप्रस्थ प्रेजेंटिंग इट इज ए सिग्निफिकेंट अर्बन सेंटर। यानी कि स्टूडेंट, जो बुद्ध साहित्य है वे कहते हैं कि जो हमारा इंद्रप्रस्थ है उन सभी का उल्लेख हमें बुद्ध साहित्य में मिलेगा। तो यहाँ पर जो जैन साहित्य है वहां पर भी हमारे इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो बुद्ध साहित्य में तो इसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं पर जो हमारा जैन साहित्य है वहां पर इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का संकेत बताया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इंद्रप्रस्थ की पहचान है स्टूडेंट, वो केवल हिंदू ग्रंथ तक सीमित नहीं है, वो हमारे बुद्ध और जैन ग्रंथ तक भी जाती है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा कुछ हमारे जो साहित्यिक स्रोत थे वे मैंने देख लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल एवेल्युएशन, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो डस डिस्क्रिप्शन इन लिटरेरी सोर्सेज आर लार्जली माइथोलॉजिकल एंड पोइट्स इन नेचर। यानी कि स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक बात समझना जरूरी है। तो जो हमारे साहित्यिक स्रोत है स्टूडेंट, उनमें पौराणिकता है, कल्पना है और काव्यात्मक शैली है। तो इसीलिए जो इतिहासकार है स्टूडेंट, वे कहते हैं कि इन्हें पूरी तरीके से जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, यही था हमारे एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो यही था हमारे साहित्यिक स्रोत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हैं वे हमारे आते हैं आर्चोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट जमीन के नीचे छुपे सबूतों पर। तो इसमें हमें जो सबसे पहले मिलता है वो आता पुराना किला दिल्ली। यानी कि मैनी हिस्टोरियंस कंसिडर द पुराना किला एरिया एज ए पॉसिबल साइट ऑफ एंसेंट इंद्रप्रस्थ। यानी कि स्टूडेंट, कई जो इतिहासकार है वे मानते हैं कि जो पुराना किला क्षेत्र है वही हमारे इंद्रप्रस्थ का संभावित क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि ये यमुना के पास स्थित था और प्राचीन नगरों के लिए नदी बहुत जरूरी होती थी। सेकंड आता था एक्सकरेशन वर्क, यानी कि उत्खनन कार्य। तो एक्सकरेशन कॉन्सेप्ट here have received reception of the
रेंट एंड ग्रो गेयर यानी कि PGW कल्चर। तो स्टूडेंट जो पुराना किला क्षेत्र में उत्खनन है उसके दौरान हमें चित्रित धूसर मृद भांड मिले, ईंटों की दीवारें मिली, बर्तन और औजार मिले। तो ये जो सब चीजें थी स्टूडेंट, ये हमारे मध्य भारत के और महाभारत के इन संस्कृति से इसको जोड़ा गया है। तो यही था हमारा उत्खनन से मिले अवशेष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है रेजिडेंटल रिमेन्स यानी कि आवास से विशेष। तो ब्रिक वॉल्स, पोर्ट्री टूल्स एंड अदर अट्रैक्टिव इंडिकेट ह्यूमंस हैबिटेशन एंड अर्बन लाइफ ऑफ द दैट पीरियड। यानी कि स्टूडेंट हालांकि यहाँ पर कुछ समस्या भी है। तो ये जो हमारी समस्या है स्टूडेंट, ये हमारे अब तक ऐसा कोई परिणाम नहीं मिला है जो कि साफ साफ ये कह सके कि यही इंद्रप्रस्थ है। तो इसीलिए जो इतिहासकार है वे कहते हैं कि ये जो पहचान है स्टूडेंट वो अभी भी अनुमान पर आधारित है। तो यही थे हमारे पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों का समन्वय हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लिटरेरी सोर्सेज हाईलाइट द कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। यानी कि स्टूडेंट अगर हम दोनों को साथ जोड़कर देखें तो जो हमारा साहित्य है वो हमें इंद्रप्रस्थ की कहानी और उसके महत्व को बताता है, और जो हमारा पुरातत्व है वो हमें उस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता की मौजूदगी को दिखाता है। तो दोनों को मिलाकर यही संकेत देते हैं कि इंद्रप्रस्थ का जो ऐतिहासिक अस्तित्व है वो संभव जरूरी है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी तक निश्चित सिद्ध नहीं हुआ है। तो यही था हमारा साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों का समन्वय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंद्रप्रस्थ। यानी कि स्टूडेंट निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा इंद्रप्रस्थ है उसके इतिहास को समझना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की। तो जो साहित्य है वो हमें गौरवशाली अतीत की तस्वीर दिखाता है, लेकिन जो हमारा पुरातत्व है वो हमारे उसी तस्वीर को जमीन पर खोजने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट अभी तक कोई ऐसा निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है हमें, फिर भी जो इंद्रप्रस्थ है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है एवेल्युएट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि दिल्ली के इतिहास के अध्ययन में अशोक के शिलालेखों के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन हमें करना है। तो स्टूडेंट यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है। द स्टोरी ऑफ एंसेंट मूवमेंट्स आल्सो इंक्लूड द renovation of the present time. Explain this statement with reference to Ashoka inspiration of the iron pillar of Mehroli। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हमारा प्राचीन इमारतों की कहानी है उसमें वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार भी शामिल है। इस जो ये हमारा इस संदर्भ है, इस संदर्भ को हमको अशोक के अभिलेखों या मेहरौली के साथ लोह स्तंभ के साथ जोड़कर बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज नॉट लिमिटेड ओनली बाय द मेडाइवल और मॉडर्न पीरियड वेदर इट शुड एक्सटेंड डीप इनटू एंसेंट इंडिया। यानी कि स्टूडेंट जो दिल्ली का इतिहास है वो हमारा मुगल या अंग्रेज काल से शुरू नहीं होता, बल्कि इसकी जो जड़ें है वो प्राचीन भारत तक फैली हुई है। तो इस प्राचीन इतिहास को समझने के लिए स्टूडेंट जो हमारे सम्राट अशोक के शिलालेख है और जो हमारा मेहरौली का लोह स्तंभ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये न सिर्फ हमें मौर्य और गुप्त काल की जानकारी देते हैं स्टूडेंट, बल्कि ये हमें बताते हैं कि कैसे बाद के शासकों ने इन प्राचीन स्मारकों को नए अर्थ प्रदान किए। तो यही थे हमारे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन यानी कि अशोक के शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व को लेकर। तो मौर्य एम्पायर अशोक हैड सर्वाइवल इंस्क्रिप्शन इनर्जी ड्यूरिंग his region, one of the most important of which is associated with the Delhi region।
तो स्टूडेंट जो हमारे सम्राट अशोक थे वो हमारे मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते थे। तो स्टूडेंट जो हमारे अशोक थे तो उनका दिल्ली से जुड़े क्या शिलालेख से क्या संबंध था, तो सबसे पहले हम उसको ही देखते हैं। तो अशोक जो थे उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक शिलालेख खुदवाए थे स्टूडेंट। तो इनमें से कुछ जो शिलालेख है वे टोपरा से मेरठ लाकर दिल्ली में स्थापित किए गए, यानी कि जो टोपरा और मेरठ थे वहां से लाकर दिल्ली में स्थापित किए गए थे। तो सोचिए आज अगर कोई नेता अपने विचार सोशल मीडिया पर लिखता है, लेकिन अशोक ने अपने जो विचार है वे पत्थरों पर लिखवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। सेकंड आता है हमारा शिलालेख में क्या लिखा था। तो स्टूडेंट जो अशोक के शिलालेख है उनमें हमें मिलता है धम्म का प्रचार, अहिंसा पर जोर, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा कल्याण, नैतिक जीवन, साथ ही हमारे जो नैतिक जीवन के मूल्य है, तो ये सब हमारे लिखे थे। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो अशोक है स्टूडेंट वो सिर्फ एक शासन नहीं बल्कि एक नैतिक शिक्षा भी, नैतिक शिक्षक के रूप में भी उसको देखा जाता है। तो अब इनका महत्व क्या है स्टूडेंट, इनका महत्व यही है कि जो हमारे शिलालेख है ये प्रमाण है कि दिल्ली क्षेत्र मौर्य काल में भी महत्वपूर्ण था और यहाँ की जो प्रशासनिक और जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट दिल्ली के इतिहास में जो शिलालेख है ये बताता है कि ये क्षेत्र मौर्य काल में भी राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो यही थे हमारे अशोक के शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्टूडेंट वो आता है द आयरन पिलर ऑफ मैरोली एंड इट्स इंपोर्टेंस, यानी कि मैरोली के लौह स्तंभ और उसके महत्व के बारे में। तो अब बात करते हैं दिल्ली के सबसे रहस्यमय स्मारकों में से एक महरौली के लौह स्तंभ के बारे में। तो द आयरन पिलर लोकेटेड एट महरौली वाज ओरिजिनली इरेक्टेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एंड वाज लेटर ब्रॉट टू दिल्ली। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर इसकी स्थापना विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो गुप्त काल में की गई थी। साथ ही इसमें जो लेख है स्टूडेंट वो हमारे संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके मिलते हैं। तो स्टूडेंट आज भी जब हम देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इतना पुराना होने के बावजूद भी इस पर जंग नहीं लगा है। तो जंग का न लगना ही स्टूडेंट इसका प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की उन्नत स्थिति को प्रमाणित करता है। तो स्टूडेंट ये प्राचीन भारत की उन्नत धातु तकनीक को दर्शाता है। ये साबित करता है कि उस समय जो विज्ञान और तकनीक था वो काफी विकसित था। तो स्टूडेंट अलग अलग शासकों ने इसे संरक्षित किया, किसी ने इसे नष्ट नहीं किया। इसका मतलब यही है कि हर काल के शासकों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। तो स्टूडेंट यही था हमारा द आयरन पिलर ऑफ मैरोली एंड इट्स इंपोर्टेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिनाइवेंशन ऑफ द इन द प्रेजेंट इंडिया, यानी कि वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार। तो बत अशोका इंस्क्रिप्शन एंड द आयरन पिलर वर renewed from the their original context and reinstalled by later rulers in new settings। यानी कि स्टूडेंट जो वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार है वो क्या है, तो मतलब ये है कि जो हमारे अशोक के शिलालेख है और जो उसके लौह स्तंभ है ये अपने मूल से हटकर बाद के शासकों द्वारा नए संदर्भों में उपयोग किए गए थे। तो जिस तरह आज पुरानी इमारतों को हम हेरिटेज मूवमेंट बना दिया जाता है वैसे ही इन स्मारकों को शक्ति, वैधता और गौरव के प्रतीक के रूप में स्टूडेंट देखा गया था। तो स्टूडेंट वर्तमान समय में जो स्मारक है ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखे जाते हैं और ये हमारी राष्ट्रीय पहचान भी है। तो इसी प्रकार से जो प्राचीन इमारत और अभिलेख है ये हमें हर काल के अपना अपना जो अर्थ है वो बताती है। तो यही था हमारा वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे इन कंक्लूजन अशोक इंस्क्रिप्शन एंड द आयरन पिलर ऑफ मैरोली आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर द स्टडी ऑफ दिल्ली हिस्ट्री। यानी कि स्टूडेंट हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि जो अशोक के शिलालेख है वे दिल्ली के प्राचीन इतिहास के सबसे मजबूत प्रमाण माने जाते हैं और वहीं पर जो हमारे मैरोली का लौह स्तंभ है वो भारतीय विज्ञान, संस्कृति और निरंतरता का प्रतीक भी है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे दोनों हैं ये केवल प्राचीन काल की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को उजागर नहीं करते बल्कि ये हमें बताते हैं कि इनका जो पुनः उपयोग और पुनः व्याख्या है वो विभिन्न कालों में किस तरीके से होती आई है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन इमारतों की जो कहानी है उसमें वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार भी शामिल होता है। तो स्टूडेंट ये जो सब हमारे स्रोत है इनके माध्यम से जो दिल्ली के इतिहास है वो एक सतत और बहुस्तरीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन
जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, व्हाट आर द सम ऑफ द मेजर आर्कियोलॉजिकल फीचर ऑफ हुमायूं टॉम्ब, यानी कि हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं के मकबरे की जो वास्तुकला है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। इसी तरीके से हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस एंड फीचर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ हुमायूं गार्डन टॉम्ब, यानी कि सॉरी हुमायूं गार्डन टॉम्ब, यानी कि जो हुमायूं है उसके बगीचे वाले मकबरे की वास्तुशला के महत्व और उसकी विशेषता के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, हुमायूं टॉम्ब इज ए कॉन्सेप्ट एंड आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा हुमायूं का मकबरा है वो मुगल स्थापत्य कला का पहला उदाहरण माना जाता है। और इसका जो निर्माण है वो मुगल सम्राट हुमायूं के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने बनवाया था। तो जिस तरीके से स्टूडेंट जो हमारे शाहजहां थे उन्होंने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, इसी तरीके से जो हमारे हुमायूं थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो स्टूडेंट ये भारत का पहला भव्य बगीचे वाला मकबरा है जिसने ही आगे चलकर जो ताजमहल जैसी अद्भुत इमारत है उनकी नींव रखी थी। तो इसकी वास्तुकला में फारसी, तुर्की और भारतीय तत्वों का हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द गार्डन टॉम्ब, यानी कि चार बाग स्टाइल। तो बगीचे वाले मकबरे की अवधारणा चार बाग शैली को हम समझ लेते हैं। तो हुमायूं टॉम्ब इज द फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया टू बी कंस्ट्रक्टेड इंटरली इन द चार बाग स्टाइल, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है स्टूडेंट वो पूरी तरीके से चार बाग शैली से बना हुआ है। तो चार बाग क्या होता है? तो स्टूडेंट चार बाग वो होता है जो बगीचों को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है और बीच बीच में जल या नहरें भी बहने लगती है, तो उसको ही हम चार बाग कहते हैं। तो स्टूडेंट इस्लामी परंपरा में स्वर्ग की जो कल्पना है हरियाली, बहते पानी और शांति से जुड़ी होती है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो उसी स्वर्गीय कल्पना को जमीन पर उतारने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बहता जल और हरियाली है उसका विशेष महत्व हमारे इस्लामी स्वर्ग की कल्पना से है। तो यही था हमारा बगीचे वाले मकबरे की आवश्यकता को ले अवधारणा को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है आर्किटेक्चर स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, यानी कि स्थापत्य शैली और संरचना को लेकर। तो स्टूडेंट द टॉम्ब इज कंस्ट्रक्टेड मेनली ऑफ रेड सैंडस्टोन व्हील मार्बल हैज बीन यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस, यानी कि स्टूडेंट मकबरे की जो बनावट है स्टूडेंट, वो हमारा जो मकबरा है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जो सजावट है उसमें हमारे सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट जो लाल रंग का था वो शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, साथ ही जो हमारा सफेद रंग था वो हमारे शांति और पवित्रता का प्रतीक था। तो जो मुख्य भवन है वो अष्टकोणीय आकृति पर आधारित है जो कि संतुलन और समरूपता को भी दर्शाता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा स्थापत्य शैली और संरचना। इसके बाद जो थर्ड हमारा आता है वो आता है यूज ऑफ डोम्स एंड आर्च, यानी कि गुंबद और मेहराबों का प्रयोग। तो द मासिव डबल डोम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द टॉम्ब, यानी कि स्टूडेंट जो मकबरा है वो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। तो यहाँ पर जो दोहरा गुंबद हो गया और जो हमारा मेहदाब हो गए स्टूडेंट, ये हमारे इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखे जाते हैं। तो हुमायूं का जो मकबरा है उसमें हमें दोहरा गुंबद देखने को मिल जाता है और ये हमारे फारसी स्थापत्य जो शैली थी उससे प्रेरित है। तो दूर से देखने पर जो गुंबद है वो आसमान को छूता हुआ लगता है जो कि आत्मा के स्वर्ग की ओर जाने का प्रतीक होता है। तो स्टूडेंट मेहराबों का जो संतुलित प्रयोग है वो झरोकों से प्राकृतिक रोशनी और हवा के साथ किया गया है। इससे जो मकबरा है वो अंधेरा नहीं बल्कि शांत और प्रकाश में लगता है। तो स्टूडेंट इसके प्रयोग से ही जो भवन है उसको आकर्षक और प्रकाश युक्त बनाया जाता है।
तो यही था हमारा गुंबद और मेहराबों का प्रयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को लेकर। तो हुमायूं टॉम मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि स्टूडेंट हुमायूं का जो मकबरा है वो सिर्फ एक इमारत ही नहीं है बल्कि वो एक परंपरा की शुरुआत भी है। तो यहीं से जो हमारे मुगलों की मकबरे की जो शैली है वो हमारी शुरू होती है। तो स्टूडेंट ताजमहल हमारा इसी जो हमारी ये परंपरा है इसी का एक सर्वोच्च उदाहरण है। तो यही कारण है कि जो हुमायूं का मकबरा है वो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसको दर्जा मिला हुआ है। तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इसका जो वैश्विक महत्व है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट कंक्लूजन में हम देखेंगे, इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट हुमायूं टॉम इज नॉट merely a burial palace but also the foundation stone of मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। यानी कि स्टूडेंट हम निष्कर्ष लिए यही कह सकते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा है वो मुगल स्थापत्य कला की एक आधारशिला है। और स्टूडेंट इसकी जो चार बाग शैली और संतुलित संरचना, विशाल गुंबद और बगीचे है, वे इसको बहुत ही ज्यादा अद्वितीय बना देते हैं। तो स्टूडेंट यही कारण है कि जो हुमायूं का मकबरा है वो भारतीय इतिहास और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द मेजर सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मोरल सिटी ऑफ रॉयल सिटी ऑफ द शाहजहानाबाद इन द 17th सेंचुरी। यानी कि जो 17वीं शताब्दी थी उसके शाही शहर शाहजहानाबाद के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर हमें चर्चा करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, what kinds of political, social and cultural changes took place in Delhi during the 18th century, explain with suitable example। यानी कि 18वीं शताब्दी में जो दिल्ली थी वो किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक प्रभाव को झेलती है, तो उनको हमें उदाहरणों के सहित बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, शाहजहानाबाद वाज फाउंडेड बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां इन द 17th सेंचुरी। यानी कि स्टूडेंट जो शाहजहानाबाद की स्थापना है वो हमारे मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में की थी। और इसका जो ये नगर था स्टूडेंट, ये मुगल साम्राज्य की नई राजधानी बना और जल्दी ये राजनीति, समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र भी बन गया था। तो 18वीं शताब्दी आते आते स्टूडेंट ये जो शहर था ये उथल पुथल और बदलाव का गवाह बन गया। तो ये जो परिवर्तन थे इन्होंने ही नगर के सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड चेंजेस, यानी कि राजनीतिक संरचना और परिवर्तन को लेकर। तो इन द 17th सेंचुरी शाहजहानाबाद सिंबलाइज द पावर ऑफ द मुगल एम्पायर विद द एम्पायर रॉयल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड देयर। यानी कि स्टूडेंट जो शाहजहानाबाद था वो 17वीं शताब्दी में सत्ता का केंद्र माना जाता था। तो यहाँ पर जो मुगल सत्ता का प्रतीक है इसको देखा जाता है। तो जो लाल किला था स्टूडेंट वो शासन का मुख्य केंद्र था। तो लाल किले से जो फरमान थे वे निकलते थे और पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो हमारी वहीं से चलती थी। तो यहीं से जो शासन था वो संचालित होता था स्टूडेंट। तो 18वीं शताब्दी जो आई उसके बाद तो 18वीं शताब्दी में एक अस्थिरता का दौर आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया। मराठों, अफगानों और बाद में अंग्रेजों का जो दबाव है वो बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट नादिर शाह और अहमद अली अब्दाली के आक्रमण से जो दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता थी वो टूट गई थी। तो इससे जो दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता है उसको गहरा आघात पहुंचा था। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक संरचना और परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोशल लाइफ एंड चेंजेस, यानी कि सामाजिक जीवन और परिवर्तन को लेकर अब हम बात कर लेते हैं। तो शाहजहानाबाद वाज होम टू नोबल्स, मर्चेंट्स, आर्टिजन, सोल्जर्स एंड स्कॉलर्स। यानी कि स्टूडेंट जो शाहजहानाबाद था उसमें अमीर, उमराव, व्यापारी और कारीगर, सैनिक, विद्वान और आम लोग
तो स्टूडेंट ये सभी रहते थे और शाहजहानाबाद धर्मों और समुदाय की एक रंगीन दुनिया थी। तो यहाँ पर विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग रहते थे, जिससे कि जो सामाजिक विविधता है वो भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब 18वीं शताब्दी आई स्टूडेंट, तो उस समय परिवर्तन होने लगे। तो उस समय युद्ध और लूटपाट, असुरक्षा और भय, अमीर परिवारों और कारीगरों का पलायन। तो स्टूडेंट जिस कारण जो शहर था उसमें कभी रात भर रौनक रहती थी, वही लोग जो आज है वे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो 18वीं शताब्दी में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो सामाजिक सुरक्षा थी वो कमजोर हुई और इससे बहुत ही ज्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ। तो अली अनेक जो कुलीन परिवार और कारीगर थे उनका जो पलायन था वो भी अन्य क्षेत्रों की ओर होने लगा था। तो यही था हमारा सामाजिक जीवन और परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कल्चरल लाइफ एंड ट्रेडिशंस, यानी कि सांस्कृतिक जीवन और परंपराओं को लेकर। तो इन द 17th सेंचुरी शाहजहानाबाद वाज ए मेजर सेंटर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, पोइट्री, म्यूजिक एंड लिटरेचर गैदरिंग्स। यानी कि स्टूडेंट जो 17वीं शताब्दी थी उसमें ये हमारे शाहजहानाबाद के एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग के रूप में देखी जाती है। तो क्यों देखी जाती है? क्योंकि स्टूडेंट इस समय उर्दू भाषा का विकास हुआ, शायरी, संगीत, कला, दरबारी संरक्षण, इन सभी का एक प्रमुख केंद्र हमारा शाहजहानाबाद था। तो मुगल दरबार कलाकारों और शायरों का एक स्वप्न स्थल था, विद्वानों को संरक्षण वहां पर प्राप्त होता था। लेकिन स्टूडेंट जो 18वीं शताब्दी आया वो दरबार से गली तक आ गया। तो जो दरबारी संरक्षण था स्टूडेंट वो कम होने लगा, लेकिन जो संस्कृति है वो मरी नहीं। वो अब उर्दू साहित्य, मुशायरे और सूफी परंपराएं आम जनता के बीच में लोकप्रिय होने लगी। तो शायरी अब महलों से निकलकर गलियों और मथियारों में जीने लगी। तो सूफी परंपराएं और लोक संस्कृति और ज्यादा मजबूत इससे होने लगी। तो ये था सांस्कृतिक जीवन और परंपराएं। इसके बाद जो स्टूडेंट हमारा फोर्थ आता है वो आता है इकोनॉमिक एंड अर्बन चेंजेस, यानी कि आर्थिक और नगरीय परिवर्तन को लेकर। तो शाहजहानाबाद was an important commercial city with well developed market series and Australian statements। यानी कि स्टूडेंट जो शाहजहानाबाद था वो एक व्यापारिक केंद्र था। चांदनी चौक जैसे जो क्षेत्र थे वे व्यापार और संस्कृति के हृदय कहे जाते हैं। तो 18वीं शताब्दी में भी स्टूडेंट जो युद्ध हुए उनसे जो व्यापार था वो प्रभावित हुआ, लेकिन जो बाजार था वो अभी भी लोगों को जोड़ता है। तो इसके बावजूद भी जो चांदनी चौक जैसे जो बाजार है वे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के केंद्र बने हुए हैं। तो यही था स्टूडेंट हमारा आर्थिक और नगरीय परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे, इन कंक्लूजन 17th सेंचुरी शाहजहानाबाद रिप्रेजेंटेड द पॉलिटिकल पावर, सोशल प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल स्प्लेंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी कि स्टूडेंट जो 17वीं शताब्दी का जो शाहजहानाबाद था वो शक्ति, समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक था। लेकिन जब हमारा 18वीं शताब्दी आया तो उसमें इसमें राजनीतिक पतन आ गया। तो लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन था वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था। तो दिल्ली ने हर संकट के बावजूद अपनी जो पहचान है स्टूडेंट वो बनाए रखी है, और यही कारण है कि जो दिल्ली है उसको एक जीवंत, बदलता हुआ शहर या परिवर्तनशाली नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फॉर राइटिंग द ईयरली हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोत क्या है। तो यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, critically evaluate the causes and factors involved in changing the courts and capitals of Delhi during the Sultan period। यानी कि स्टूडेंट जो सल्तनत कालीन दिल्ली है उसके दरबारों और राजधानी को बदलने में जो कारण और कारक है उनके हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीमली एंसेंट, एक्सटेंसिव एंड मल्टी लेयर। तो स्टूडेंट जो दिल्ली का इतिहास है वो भारत के सबसे जटिल और बहुस्तरीय इतिहासों में से एक माना जाता है। तो ये जो शहर था स्टूडेंट, इसने प्राचीन काल, सल्तनत काल, मुगल शैल सब कुछ इसने देखा। लेकिन सवाल यही आता है कि जो इतिहासकार है वो दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास लिखते कैसे है और सल्तनत काल में राजधानी बार बार क्यों बदली गई है। तो स्टूडेंट
ये जो परिवर्तन है इनके पीछे जो राजनीतिक और प्रशासनिक और राजनीतिक कारण है वे बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए ये जो दोनों प्रश्न है ये हमें यही समझने में सहायता प्रदान करेंगे। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से मेन बॉडी यानी कि एक छोटे से मुख्य भाग से करेंगे। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे सोर्सिंग फॉर राइटिंग द ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो ईयरली हिस्ट्री ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास को लिखने के स्रोत को लेकर। तो स्टूडेंट दिल्ली का जो शुरुआती इतिहास है वो किसी एक किताब में नहीं मिलता बल्कि अलग अलग स्रोतों को जोड़कर समझा जाता है। तो सबसे पहले आता है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो द महाभारत मेंशन इंद्रप्रस्थ विच इज एसोसिएटेड विद एंसेंट दिल्ली, यानी कि महाभारत में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पुराणों में कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से बौद्ध और जैन ग्रंथों में दिल्ली क्षेत्र का वर्णन भी किया गया है। तो स्टूडेंट ये जो ग्रंथ है ये ऐसे है जैसे इतिहास की कहानी का पहला अध्याय हो। तो आप याद रखिएगा इनमें पौराणिकता, सांस्कृतिक महत्व और कल्पना भी शामिल है, इसलिए इन्हें अकेले इतिहास नहीं माना जा सकता। तो स्टूडेंट यही था दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास को लिखने के स्रोत, साहित्यिक स्रोत। इसके बाद सेकंड हमारा आता है आर्चोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक स्रोत। तो रिमेन्स ऑब्टेन फ्रॉम पुराना किला महरौली एंड सराउंडिंग एरियाज, यानी कि स्टूडेंट जो सबसे ठोस प्रमाण है वे है हमारे पुराना किला महरौली क्षेत्र और उत्खनन से मिले जो बर्तन है, सिक्के है, भवन अवशेष है, स्तंभ है, अभिलेख है। तो स्टूडेंट ये जो स्रोत है ये दिल्ली क्षेत्र में प्राचीन मानव बसावट और नगरीय जीवन की भी पुष्टि करते हैं। तो अगर साहित्य कहानी है तो जो पूरा तत्व है वो उस कहानी की जमीन पर खींची गई एक लाइन है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद थर्ड हमारे आता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण। तो डिस्क्रिप्शन बाय ग्रीक, चाइनीज एंड लेटर अरब अरब ट्रेवलर्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे यूनानी, चीनी और अरब यात्री थे तो इन्होंने दिल्ली के बारे में लिखा। इन्होंने व्यापार, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी। तो इन विवरणों से ही जो हमें एक भारी दृष्टिकोण है वो भी मिलता है। लेकिन स्टूडेंट जो सभी स्रोत है इनमें कहीं ना कहीं निरंतरता नहीं है, तो कई जगह पर विरोधाभास भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो इतिहासकार है स्टूडेंट वो सभी स्रोतों को मिलाकर ही निष्कर्ष निकालते हैं। तो यही था हमारा स्टूडेंट दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास को लिखने के स्रोत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉजेज फॉर द चेंज ऑफ कैपिटल्स एंड कोर्ट्स इन सुल्तानेट दिल्ली, यानी कि सल्तनत कालीन दिल्ली में राजधानी और दरबारों के परिवर्तन के कारण। तो अब आते हैं कि सल्तनत काल में जो दिल्ली है वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों का एक समूह थी। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो आता है वो आता है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रीजन। तो सबसे पहला जो कारण था वो था राजनीतिक और सैन्य कारण। तो रूलर्स नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिबेलियंस एंड एक्सटर्नल इन्वेंशंस, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा विद्रोह का डर था, जो बाहरी आक्रमण थे, जो सुरक्षा की जरूरत थी, तो इन्हीं के लिए जो हमारा दिल्ली है उसको आवश्यकता थी। तो स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो राजधानी थी उसको बदला। तो ये तो हमारा राजनीतिक और सैन्य कारण हुए। सेकंड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी कि प्रशासनिक कारण। तो द एक्सपेंडिंग एम्पायर रिक्वायर्ड ए मोर एक्सेप्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यानी कि स्टूडेंट जो बढ़ता साम्राज्य था और बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता थी। तो उसके लिए भी जो मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन था वो एक प्रशासनिक प्रयोग था जो कि असफल रहा। तो यही था प्रशासनिक कारण। थर्ड हमारा आता है जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस, यानी कि भौगोलिक और रणनीतिक कारण को लेकर। तो न्यू कैपिटल्स वर एस्टेब्लिश एट लोकेशन सुटेबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड रूट्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, यानी कि स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ाना था। तो व्यापार मार्गों के पास होना, सैनिक दृष्टि से अनुकूल स्थान होना, तो इसीलिए जो तुगलकाबाद और फिरोज शाह है वो कोटला, इसके उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा भौगोलिक और रणनीतिक कारण। इसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है वो आता है पर्सनल एम्बिशन ऑफ द रूलर, यानी कि हमारे शासक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। तो स्टूडेंट each ruler sought to establish his own identity and legitimacy by founding a new capital, यानी कि स्टूडेंट हर शासक अपनी पहचान बनाना चाहता था। तो नई राजधानी सत्ता के प्रदर्शन का भी एक साधन होती थी। तो इस सभी का हम एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करें तो हम कह सकते हैं कि बार बार राजधानी बदलने से जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक नुकसान है और जनता में असंतोष है वो बढ़ने लगा था। तो विशेष रूप से जो मोहम्मद बिन तुगलक का निर्णय है वो इतिहास में सबसे ज्यादा असफल सिद्ध होता है।
तो स्टूडेंट यही था हमारा सल्तनत कालीन दिल्ली में राजधानी और दरबारों के परिवर्तन के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे लिटरली आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन सोर्सेज प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। यानी कि स्टूडेंट हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि जो दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास है वो साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी स्रोतों से मिलकर बनाया है, और इन्हीं स्रोतों की जो सीमाएं हैं वो हमें साथ मिलकर ये इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो स्टूडेंट जो सल्तनत काल था हमारा, सल्तनत काल में राजधानी और दरबार का जो परिवर्तन है वो राजनीतिक, प्रशासन और व्यक्तिगत कारणों की वजह से किया गया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिल्ली का इतिहास है वो लगातार परिवर्तन और प्रयोगों का इतिहास रहा है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन पैटर्न ऑफ सेटलमेंट एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ लालकोट, यानी कि लालकोट में बसावट और किलेबंदी के प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया एग्जामाइन द स्टाइल्स, यानी कि पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ एट लालकोट, यानी कि लालकोट में बसावट और किलेबंदी की शैलियों की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले मैं आपसे हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपसे वीडियो के बीच में कहीं पे भी जो गिववे के क्वेश्चन है हमारे उनको पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले वो सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम हमारे जो ये गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा सबसे पहला जो गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि जो श्रीनगर की स्थापना है वो किस सुल्तान ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना जो है वो किस सुल्तान ने की थी वो आपका बताना है। सेकंड हमारा आता है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है चारबाग शैली का भारत में उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा स्मारक है। तो आपका जो चारबाग शैली का भारत में उत्कृष्ट उदाहरण है वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आता है दिल्ली का सबसे प्राचीन संगठित नगर कौन सा माना जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे आंसर पर आ जाते हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा आंसर नंबर 6। तो आंसर नंबर 6 की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रस्तावना में हम देखेंगे लालकोट इज considered द earliest known सिटी ऑफ दिल्ली established by द तोमर राजपूत रूलर्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा लालकोट है उसको दिल्ली का सबसे प्राचीन ज्ञात नगर माना जाता है, और इसकी जो स्थापना थी स्टूडेंट वो तोमर राजपूत द्वारा की गई थी। तो जो लालकोट है वो मध्यकालीन दिल्ली के शहरी विकास की एक शुरुआती अवस्था को दर्शाता है, और इसकी जो बसावट और किलेबंदी है वो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रतिबिंबित करती है। तो स्टूडेंट इसीलिए जो लालकोट का महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सेटलमेंट ऑफ लालकोट, यानी कि लालकोट की भौगोलिक स्थिति और उसकी बसावट को लेकर। तो लालकोट वाज कंस्ट्रक्टेड और एन एलिवेटेड साइट नियर द अराइवली हिल्स, यानी कि जो लालकोट का निर्माण था स्टूडेंट वो बहुत ही सोच समझकर चुने गए स्थान पर किया गया था। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति अगर हम बात करें तो ये अरावली पहाड़ियों के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थित है, और उस समय जब न सैटेलाइट थी न आधुनिक हथियार थे तो ऊंचाई सबसे बड़ी सुरक्षा थी। तो ऊंचाई पर जो बजावट का उद्देश्य था स्टूडेंट वो था प्राकृतिक सुरक्षा, और नगर की जो बसावट थी स्टूडेंट वो अनियमित थी, सैन्य और सुरक्षा जरूरतों पर आधारित थी। तो लालकोट में अगर आप देखें आवासीय क्षेत्र, जल स्रोत, शासकीय भवन सब कुछ किले के भीतर ही हमें देखने को मिलता है। तो यही थी हमारे लालकोट की भौगोलिक स्थिति और बसावट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है नेचर ऑफ
फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी के स्वरूप को लेकर। तो लाल कोट वाज सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइडर्स, यानी कि स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो लाल कोट की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी उसकी किलेबंदी की। तो स्टूडेंट जो किलेबंदी थी, जो किले की दीवारें थी, वे चारों ओर मजबूत पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर जो पत्थर का उपयोग किया गया था स्टूडेंट, वे स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया गया था, और इससे पता चलता है कि निर्माण में जो व्यावहारिकता और प्राथमिकता है वो दी गई है। तो स्टूडेंट बुर्ज और प्राचीर की बात करें तो स्टूडेंट दीवारों पर बुर्ज बनाए गए थे, सैनिक निगरानी के लिए ये बनाए गए थे। सेकंड, तो अगर आप बात करें आज के जो सीसीटीवी कैमरे हैं तो उसकी तरह ही उस समय जो बुर्ज थे वे सुरक्षा की आंखें होती थी। इसी तरीके से प्रवेश द्वार जो थे वे संकरे और सीमित होते थे, शत्रु को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता था। तो इससे पता चलता है कि जो लाल कोट है वो पूरी तरीके से एक रक्षा केंद्रित क्षेत्र था। तो इसमें स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया गया जो कि निर्माण की व्यावहारिकता को भी दर्शाता है। तो ये था हमारा किले बंदे का स्वरूप। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा था मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सैन्य और प्रशासनिक उद्देश्य को लेकर। तो लाल कोट प्राइमरली डेवलप्ड एज ए मिलिट्री सेंटर, यानी कि जो हमारा लाल कोट था वो एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। आसपास के जो क्षेत्र था उन पर भी वो नियंत्रण रखता था। यहाँ पर जो शासक वर्ग और सैनिक थे उनकी जो उपस्थिति थी वो अधिक थी, लेकिन जो जनसंख्या थी यानी कि जो सामान्य जनसंख्या, जब सामान्य लोग थे वे थोड़े सीमित थे। तो ये थे सैन्य और प्रशासनिक उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि ऐतिहासिक महत्व को लेकर। तो लाल कोट वाज लेटर एक्सपेंडेड बाय कुतुब ऐबक एंड इल्तुतमिश एंड केम टू बी नो एज किला राय पिथौरा, यानी कि स्टूडेंट लाल कोट का जो महत्व है वो सिर्फ उसके समय तक सीमित नहीं रहा। बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश थे उन्होंने इसका विस्तार किया, जो कि हमारा राय पिथौरा के रूप में बनता है। तो लाल कोट ने दिल्ली में शहरी विकास की नींव रखी। तो लाल कोट की जो बसावट और किलेबंदी है उसने बाद के नगरों के निर्माण को भी प्रभावित किया। तो यही था हमारा ऐतिहासिक महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे द सेटलमेंट एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ लाल कोट रिप्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ईयरली अर्बन प्लानिंग एंड डिफेंस सिस्टम इन मेडाइवल दिल्ली, यानी कि स्टूडेंट हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि जो लाल कोट है वो दिल्ली की पहली संगठित बसावट थी। तो इसकी जो बसावट और किलेबंदी थी वो सुरक्षा और सैन्य आवश्यकताओं के लिए की गई थी, लेकिन ये जो हमारा मध्यकालीन दिल्ली थी उसके शहरी और राजनीतिक विकास की आधारशिला बनने लगा था। तो इसीलिए जो स्टूडेंट हमारा लाल कोट है वो दिल्ली के इतिहास को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, उसके नगरीय विकास की आधारशिला के रूप में भी ये देखा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन दिल्लीज अर्बन लैंडस्केप ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी थ्रू 3 नोटेबल अर्बन साइट्स, यानी कि 3 उल्लेखनीय नगर स्थलों के माध्यम से 13वीं और 14वीं शताब्दी के दिल्ली के परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन और रूपांतरण की हमें बात करनी है। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ सिरी, यानी कि सिरी शहर के शहरी विकास के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे द 13th एंड 14th सेंचुरी आर कॉन्सिडर्ड हाईली सिग्निफिकेंट इन द अर्बन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी 13वीं और 14वीं शताब्दी था वो दिल्ली के शहरी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली थी वो सल्तनत की राजधानी थी और सुल्तानों ने अपने राजनीतिक, सैन्य और इसी तरीके से प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार नए नए शहर बसाने शुरू कर दिए थे। तो लाल कोट, सिरी, तुगलकाबाद जो हमारे ये नगर है ये हमारे इसी परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण है। तो स्टूडेंट विशेष रूप से जो सिरी नगर का विकास है वो सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ था।
तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करते हैं लालकोट किला राय पिथौरा अर्ली अर्बन एक्सपेंशन, यानी कि लालकोट किला राय पिथौरा प्रारंभिक शहरी विस्तार। तो स्टूडेंट लालकोट वाज द इंटेंस सिटी ऑफ दिल्ली लेटर एक्सपेंडेड एज किला राय पिथौरा, यानी कि स्टूडेंट जो लालकोट था वो दिल्ली का पहला संगठित नगर था और इसके बाद में जो किला राय पिथौरा है उसके रूप में इसको विस्तारित किया गया था। तो स्टूडेंट ये जो नगर था ये हमारा प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था। तो जैसे कि किसी देश की शुरुआत एक सुरक्षित राजधानी से होती है, वैसे ही जो दिल्ली की शुरुआत है वो लालकोट से हुई थी। तो यहाँ की जो बसावट थी स्टूडेंट वो अनियमित थी, लेकिन किलेबंदी थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। तो इस नगर ने ही दिल्ली में शहरी जीवन की जो नींव है वो रखी। तो यही था हमारा लालकोट किला राय पिथौरा प्रारंभिक शहरी विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सीरी सिटी 13 सेंचुरी अर्बन सेंटर, यानी कि श्रीनगर 13 शताब्दी का नया शहरी केंद्र। तो स्टूडेंट सीरी सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि स्टूडेंट इसकी जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। तो स्टूडेंट जब खतरा बढ़ता है तो जो राजधानी है वो भी मजबूत बनाई जाती है। तो स्टूडेंट सीरी शहर के विकास के जो प्रमुख कारक थे स्टूडेंट, उनसे पहले हम अगर बात करें तो ये जो हमारे नगर थे ये शासकीय सैन्य और आवासीय कार्यों के केंद्र थे और यहाँ पर जल प्रबंधन बाजार और आवासीय क्षेत्रों का विकास भी होने लगा था। तो अब हम बात कर लेते हैं की फैक्टर्स इन द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ सीरी, यानी कि सीरी के शहर के शहरी विकास के प्रमुख कारक कौन कौन से थे। तो प्रमुख कारण थे स्टूडेंट हमारे मजबूत किलेबंदी, शासकीय और सैन्य भवन, आवासीय क्षेत्र, जल प्रबंधन व्यवस्था, बाजारों का विकास। तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षण के लिए, सुल्तान की केंद्रीकृत सत्ता के लिए, बढ़ती जनसंख्या और सैनिकों की उपस्थिति के लिए, आर्थिक गतिविधि और बाजारों के विस्तार के लिए। तो इसीलिए जो सीरी था वो एक सुनियोजित सैन्य प्रशासनिक नगर था। तो ये जो नगर था ये दिल्ली के बहुनगरीय स्वरूप को भी स्पष्ट करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा सीरी शहर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुगलकाबाद 14 सेंचुरी प्लेनेंट सिटी, यानी कि तुगलकाबाद 14वीं शताब्दी का योजनाबद्ध नगर। तो तुगलकाबाद फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा तुगलकाबाद था ये 13वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी में गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊंचे चबूतरे पर ये जो नगर है वो बनाया गया था, साथ ही इसमें मोटी पत्थरों की दीवारें, किला और नगर एक साथ विकसित इसमें किए गए थे। तो यहाँ की जो बसावट थी स्टूडेंट वो अपेक्षाकृत अधिक योजनाबद्ध थी। तो ये जो नगर था ये किले और शहर का एक संयुक्त रूप था, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा भी थी और प्रशासन भी था। तो जो तुगलकाबाद है वो दिल्ली के शहरी विकास में नई स्थापत्य दिशा देकर लेकर आया था। तो स्टूडेंट यही था हमारा तुगलकाबाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे इन कंक्लूजन ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी दिल्ली अर्बन लैंडस्केप अंडरवेंट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 13वीं और 14वीं शताब्दी है उसमें जो दिल्ली का शहर था वो परिदृश्य उसका लगातार बदलता रहा था। तो लालकोट प्रारंभिक सैन्य नगर था, लेकिन जो सीरी था स्टूडेंट वो एक संगठित और सुरक्षित राजधानी था। तो जो तुगलकाबाद था स्टूडेंट वो योजनाबद्ध नगर निर्माण का एक उदाहरण है। तो इन नगरों के माध्यम से जो दिल्ली है स्टूडेंट वो एक बहुस्तरीय राजधानी के रूप में उभरी और जो मध्यकालीन भारत का प्रमुख शहरी केंद्र है वो बन गई। तो इन्हीं परिवर्तनों ने जो दिल्ली है उसको मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख शहरी केंद्र बना दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एनालाइज द रोल ऑफ द Sikh and Marathi in the decline of the Mughal Empire. How did these rise challenge Mughal authority and contribute the reconstruction of power in 18th century India? यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन में सिख और मराठों की क्या भूमिका थी और इनके स्थान से मुगल सत्ता को कैसे चुनौती दी और 18वीं सदी के भारत में सत्ता के पुनर्निर्माण में इनका कैसे योगदान रहा।
तो यहीं पर हमसे स्टूडेंट अथवा या और करके पूछा गया, एग्जामाइन द राइज ऑफ द सिख एंड मराठा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हाउ डिड दिस पावर चैलेंजेस मुगल सुप्रीमेसी एंड एस्टैब्लिश न्यू पॉलिटिकल इक्वेशन इन इंडिया। यानी कि स्टूडेंट मुगल साम्राज्य के क्षय के संदर्भ में जो सिख और मराठों का उदय वो किस तरीके से हुआ और कैसे इन शक्तियों ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और भारत में नए राजनीतिक समीकरणों की स्थापना करी। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द 18th सेंचुरी मार्क के डिक्लेन फेस इन इंडियन हिस्ट्री विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 18वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास है वो एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति थी स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो इसी कमजोरी के बीच दो क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थी, फर्स्ट हमारा सिख और सेकंड हमारा मराठा। तो इन दोनों ने न सिर्फ मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी बल्कि इन्होंने पूरे भारत में सत्ता का जो पुनर्निर्माण था उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे राइज ऑफ द सिख एंड चैलेंज टू मुगल ऑथोरिटी, यानी कि सिखों का उदय और मुगल सत्ता को चुनौती। तो द सिख कम्युनिटी बिकम मिलिट्री स्ट्रॉन्ग विद द एस्टैब्लिश ऑफ द खालसा ड्यूरिंग गुरु गोविंद सिंह टाइम्स। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले सिख शक्ति का संगठन हुआ तो स्टूडेंट गुरु गोविंद सिंह जी के काल में खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। तो सिख समुदाय एक धार्मिक समूह से हमारा जो सैन्य समुदाय था उसमें बदल गया था। तो जब किसी समुदाय को लगातार दबाया जाता है तो वह केवल सहता नहीं बल्कि संगठित होकर प्रतिरोध भी करता है। सेकंड हमारा था मुगलों से संघर्ष। तो औरंगजेब की स्टूडेंट जो कठोर नीतियां थी, सिखों पर अत्याचार थे, तो इन सभी के बाद ही जो हमारा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में जो सिख थे उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और पंजाब में कई क्षेत्रों पर जो अधिकार था वो स्थापित भी कर लिया। तो स्टूडेंट यही था हमारा जो मुगल से संघर्ष था। उसके बाद हमारा आया 18वीं शताब्दी में जो सिख शक्ति थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सिख जो था वो मिसलों का गठन बन गया। पंजाब क्षेत्र में जो मुगल प्रशासन था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। तो सिखों ने मुगल सत्ता को उत्तर भारत में गंभीर चुनौती दे दी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा सिखों का उदय और मुगल सत्ता को चुनौती। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है राइज ऑफ द मराठा एंड इम्पैक्ट ऑफ मुगल सुप्रीमेसी, यानी कि मराठों का उत्थान और मुगल प्रभुत्व पर इनके क्या प्रहार थे। तो द मराठा वाज लेड बाय द छत्रपति शिवाजी वो लेड द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट। यानी कि स्टूडेंट जो मराठा शक्ति की जो नींव है वो हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी जी ने रखी थी। तो इन्होंने ही हमारे स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की थी। तो शिवाजी ने छोटे क्षेत्र से शुरुआत करी लेकिन रणनीतिक और संगठन से एक बड़ी शक्ति खड़ी कर दी थी। सेकंड फिर पेशवाओं का काल आया स्टूडेंट। तो पेशवाओं के जो नेतृत्व थे उसमें जो मराठा शक्ति है उसका तेजी से विस्तार हुआ और इसका जो प्रभाव था वो उत्तर भारत तक पहुंच गया था। तो स्टूडेंट दिल्ली तक मराठा आक्रमण मुगल सम्राट मराठों के संरक्षण में था। तो स्टूडेंट चौथ और स्वदेश मुखी की वसूली ने मुगल आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया था। तो जो मुगल राजकोष था वो कमजोर होने लगा। बिना धन के कोई भी साम्राज्य ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। तो स्टूडेंट जो मराठे थे उन्होंने दिल्ली तक आक्रमण करके मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में लेने की जो स्थिति थी वो पैदा कर दी थी। तो यही था मराठों का उत्थान और मुगल प्रभुत्व पर प्रभार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में सत्ता का पुनर्निर्माण। तो द सिख एंड मराठा ब्रोक द सेंट्रली ऑफ मुगल ऑथोरिटी एंड स्ट्रेंथेड रीजनल पावर स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्टूडेंट हमारे सिख और मराठे थे उन्होंने मुगल केंद्रीय सत्ता को तोड़ा, साथ ही क्षेत्रीय शक्तियां जो थी वे मजबूत हुई। तो स्टूडेंट इनसे ही जो भारत का राजनीतिक ढांचा है वो विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था में बदल गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, नई सैन्य संरचनाएं, अलग अलग राजस्व प्रणाली भी बनने लगी थी। तो स्टूडेंट हालांकि जो ये शक्तियां थी इनमें भी आपसी संघर्ष रहे, फिर भी इन्होंने पुराने जो मुगल ढांचा था उसको समाप्त कर दिया। तो यही हमारे राजनीतिक संतुलन की एक स्थापना थी। तो यही था हमारा 18वीं शताब्दी में सत्ता का पुनर्निर्माण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, ये एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन कंक्लूजन द राइज ऑफ द सिख एंड मराठा
एक्लेटेड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि स्टूडेंट जो सिख और मराठा के उत्थान थे उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन को तेज किया। साथ ही इन्होंने मुगल सत्ता को सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी चुनौती दी थी। तो स्टूडेंट जो हमारा 18वीं शताब्दी था उसमें भारत में जो सत्ता का पुनर्निर्माण है वो शुरू होने लगा था। तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही जो भारत था स्टूडेंट वो एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर गया, जिसने कि आगे चलकर औपनिवेशिक शक्तियों के लिए जो रास्ता था वो खोला था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, एग्जामाइन द डेवलपमेंट एंड चेंजिंग अर्बन लैंडस्केप ऑफ दिल्ली बिटवीन द 10th एंड 14th सेंचुरीज इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। यानी कि स्टूडेंट 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो दिल्ली है उसके विकास और उसके परिदृश्य का परीक्षण करना है, जैसे कि अनंगपुर फोर्ट हो गया, मस्जिद ए जामी दिल्ली एक कुहारा हो गया, सीरी हो गया। तो स्टूडेंट चलिए इन सभी पर हम जो हमारा एक परिदृश्य है और जो विकास है वो देख लेते हैं। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, between the 10th and 14th century, Delhi urban landscape underwent a continuous process of transformation. During the period, Delhi evolved from a small religion center into a major political and urban capital। यानी कि स्टूडेंट 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का जो समय था वो दिल्ली के इतिहास में निर्माण, विस्तार और प्रयोगों का एक दौर था। तो स्टूडेंट इस अवधि में जो हमारे राजपूत शासन थे, दिल्ली सल्तनत थी, तोमर थे, चौहान थे, तो इन सभी ने नए नए किले, नए नए धार्मिक संस्थाएं बनाई। तो इन सभी ने दिल्ली का जो महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था उसको बना दिया था। तो अनंगपुर किला, दिल्ली ए कुना, मस्जिद ए जामी, सीरी जैसे स्थल थे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यही हमारे दिल्ली को शहरी विकास के अलग अलग चरणों को दिखाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो स्टूडेंट मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे अनंगपुर फोर्ट यानी कि अनंगपुर किला के। तो अर्ली सेटलमेंट एंड सिक्योरिटी सेंटर, यानी कि ये हमारे प्रारंभिक बसावट और सुरक्षा का केंद्र था। तो अनंगपुर फोर्ट इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द तोमर रूलर अनंगपाल इन द 10th सेंचुरी। यानी कि स्टूडेंट इसका जो निर्माण था वो 10वीं शताब्दी में अनंगपाल द्वारा किया गया था, जो कि एक तोमर शासक थे। और ये जो हमारा किला था स्टूडेंट, इसके अगर हम भौगोलिक संरचना की बात करें तो ये हमारे अरावली की पहाड़ियों के पास था, जो कि जिसका जो उद्देश्य था वो प्राकृतिक सुरक्षा था। तो स्टूडेंट ये जो हमारा किला था इसने संगठित राजनीतिक सत्ता और स्थायी बसावट का इसको एक उदाहरण माना जाता है। इसकी जो बसावट थी वो सीमित थी, लेकिन इसकी जो किलेबंदी थी या इस जो सुरक्षा प्रदान थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिससे कि जो प्रारंभिक शहरी स्वरूप है उसका भी हमें पता लगता है। तो स्टूडेंट अगर हम इसका अर्बन सिग्निफिकेंस देखें यानी कि शहरी महत्व देखें, तो ये जो किला है ये दिल्ली के शहरी इतिहास में रक्षा आधारित नगर विकास की एक प्रारंभिक अवस्था को भी दिखाता है। तो यही था हमारा अनंगपुर फोर्ट। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है मस्जिद ए जामी ऑफ दिल्ली ए कुआना, यानी कि दिल्ली ए कुना की मस्जिद ए जामी। तो स्टूडेंट सिंबल ऑफ रिलीजन एंड अर्बन एक्सपेंशन, यानी कि ये हमारे धार्मिक और शहरी विस्तार का प्रतीक माना जाता है। तो दिल्ली ए कुना का जो विकास है वो सल्तनत काल में एक नगर क्षेत्र के रूप में हुआ था। साथ ही जो मस्जिद ए जामी का निर्माण है वो इस्लामी शासन के साथ शहरी जीवन के लिए हुआ था। तो स्टूडेंट ये केवल मस्जिद और धार्मिक स्थल ही नहीं थे, बल्कि ये हमारे सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र भी होते थे। तो इनके आसपास बाजार होते थे, आवास होते थे और प्रशासनिक ढांचे होते थे। इनका भी जो अगर हम अर्बन सिग्निफिकेंस देखें, शहरी महत्व देखें, तो ये बताते थे कि कैसे धार्मिक संस्थाएं शहरी विस्तार और नगर जीवन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही था हमारा दिल्ली ए कुना की मस्जिद ए जामी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है सीरी, यानी कि हमारा 13वीं और 14वीं शताब्दी का योजनाबद्ध शहरी विकास। तो प्लान अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द 13th एंड 14th सेंचुरी। तो सीरी सिटी वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन द 13th सेंचुरी, यानी कि स्टूडेंट जो इसकी स्थापना थी सीरी शहर की ये 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
तो स्टूडेंट मुगलों से सुरक्षा के लिए उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और इसमें मजबूत किलेबंदी, प्रशासनिक भवन, आवासीय क्षेत्र ये सभी विकसित किए गए थे। तो स्टूडेंट ये हमारे दिल्ली के बहुनगरीय स्वरूप की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और इसका अगर हम अर्बन सिग्निफिकेंस या शहरी महत्व के बारे में बात करें तो ये हमारे शहरी परिदृश्य में योजनाबद्ध सैन्य प्रशासनिक नगर के रूप में उभरता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारा सीरीज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे इन कंक्लूजन बिटवीन द 10th and 14th century Delhi's urban development was gradual and multi-dimensional. Anandpur Fort represent yearly defense oriented settlement. Masjid Jami of Delhi Quana symbolize religion and social urban expansion। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये समय था 10वीं से 14वीं शताब्दी का, तो इसमें जो शहरी विकास है वो बहुत तरीके से हुआ। जैसे अनंतपुर का जो किला था वो प्रारंभिक रक्षा केंद्रित था। दिल्ली कुना मस्जिद जामी ये हमारे धार्मिक और सामाजिक विस्तार थे। इसी तरीके से जो सिरी था वो एक योजनाबद्ध शहर के रूप में देखा गया। तो ये जो तीनों नगर थे स्टूडेंट, जो स्थल थे, इनके माध्यम से जो दिल्ली का शहरी परिदृश्य और राजनीतिक प्राथमिकताएं है ये इनको हम समझ सकते हैं। तो यही था हमारा स्टूडेंट एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया राइट ब्रीफ नोट्स ऑन तिलपत एंड पानीपत सिटी चारबाग मार्केट्स ऑफ दिल्ली। यानी कि तिलपत और पानीपत सिटी चारबाग दिल्ली के बाजार, इन सभी पर हमें टिप्पणियां लिखनी है। तो चलिए एक एक करके सब पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रहने वाला है वो रहने वाला है तिलपत एंड पानीपत। तो स्टूडेंट जो तिलपत एंड पानीपत आर टू सिग्निफिकेंट साइट्स कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। यानी कि ये दोनों ही हमारे ऐसे स्थल थे। तो जो तिलपत थे स्टूडेंट वो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण बसावट और प्रशासनिक केंद्र था, जिसका जो उल्लेख है वो हमें प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। और यही हमारे दिल्ली के क्षेत्र के विकास की प्रारंभिक कड़ी माने जाते हैं। लेकिन जो हमारा पानीपत था तो पानीपत हैड इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। यानी कि यहाँ पर जो तीन प्रसिद्ध युद्ध थे वे लड़े गए, जैसे कि हमारा प्रथम पानीपत युद्ध, सेकंड पानीपत युद्ध और थर्ड पानीपत युद्ध। तो स्टूडेंट ये जो हमारे युद्ध थे इसी प्रकार से जो हमारा ये पानीपत था ये भारत में मुगल शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। और इसीलिए जो हमारे तिलपत और पानीपत है ये दोनों ही हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक तो हमें प्रारंभिक नगरीय विकास का प्रतीक दिखाता है, दूसरा हमें राजनीतिक और सैन्य इतिहास में निर्णायक भूमिका दिखाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा तिलपत एंड पानीपत। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो आता है सिरी। तो सिरी सिटी वाज फाउंडेड इन द 13th century बाय अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि स्टूडेंट इसकी जो स्थापना थी वो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। तो स्टूडेंट इसकी जो किलेबंदी थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही सुदृढ़ किलेबंदी थी। तो इसमें प्रशासनिक, सैन्य और आवासीय संरचनाएं विकसित की गई थी। और ये दिल्ली के बहुनगरीय स्वरूप का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जाता है। साथ ही ये सल्तनत कालीन शहरी विस्तार को भी दिखाता है। तो यही था हमारा सिटी। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है चारबाग। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था चारबाग हमारा वो होता था जहाँ पर जो किला था वो चारों तरफ बागों से घिरा हुआ होता था और उनमें बीच में नदियां और कोई जल की धारा बहती रहती थी। तो ये हमारा इस्लामी और मुगल स्थापत्य शैली की विशेषता थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बाग है उसको चार समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में जो जल है या नहरें है वे बहाई जाती है और इसको स्वर्ग की कल्पना का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगर हम इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण देखें तो हमारा हुमायूं टॉम्ब है। तो स्टूडेंट ये हमारे चार बाग शैली का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो इस शैली ने ही मुगल वास्तुकला को सौंदर्य, संतुलन और धार्मिक प्रतिमात्ता प्रदान करी है। तो यही था हमारा चार बाग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मार्केट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के बाजार को लेकर। तो मार्केट्स इन दिल्ली वर वर्चुअल सेंटर्स ऑफ अर्बन लाइफ इन बोथ एंशिएंट एंड मिडाइवल टाइम्स। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा दिल्ली के बाजार है वे प्राचीन और मध्यकालीन शहरी जीवन के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो आप चांदनी चौक, सदर बाजार, ये कोई भी बाजार देखे तो ये हमारे सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कारीगर, व्यापारी, आम जनता सब एकत्रित होते थे और इन्होंने ही दिल्ली को आर्थिक समृद्धि प्रदान करी है। उसी के साथ साथ इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी आकार दिया है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दिल्ली के बाजार, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन
जो कि हमारे दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है। अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट video.